अब हम हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वो है बोनस शेयर्स से रिलेटेड। तो देखिए, जब भी सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी तो उससे होगा क्या, जो होल्डिंग कंपनी की कंट्रोल है या होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं होल्डिंग कंपनी के वो इंक्रीज हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स जो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के अंदर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बोनस शेयर का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर्स को इशू करते हुए किस सोर्स को यूटिलाइज किया है। वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू हुए हैं बोनस शेयर्स या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू हुए हैं। तो ट्रीटमेंट इस चीज़ के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो हमारे पास है बोनस शेयर्स, दो चीज़ें इसके अंदर आ गई। Now whether they are issued from pre-acquisition profits या फिर issued from post-acquisition profits। तो अब अगर बोनस शेयर्स इशू हुए हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से तो इसका कोई भी अकाउंटिंग इफेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट आप इससे रिलेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब तक क्वेश्चन करते आए हैं वैसे के वैसे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका कोई भी इफेक्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इसका ये है, देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए होल्डिंग कंपनी का शेयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा जो भी सब्सिडरी कंपनी के अंदर हेल्ड कर रखा है। तो इसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो नेट इफेक्ट आएगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है अगर बोनस शेयर सब्सिडरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू किए हैं तो। अब बात करते हैं अगर बोनस शेयर्स को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू किया गया है या रेवेन्यू सरप्लस से इशू किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 3 स्टेप्स इसके लिए आप फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सबसे पहले तो जो भी बोनस इशू का अमाउंट है वो आप रेवेन्यू सरप्लस या पोस्ट प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। ठीक, उसके बाद वो कब का माइनस करेंगे, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर निकालने से पहले आप उसको माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से होल्डिंग कंपनी का जो भी उस बोनस इशू के अंदर शेयर है उसको माइनस करेंगे एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट जो है बोनस शेयर से रिलेटेड वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर चलता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका तो कोई अकाउंटिंग इफेक्ट है नहीं तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको इग्नोर करके चलना है इस इन्फॉर्मेशन को अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू किए हैं तो। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। सो पहला स्टेप है डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस इशू फ्रॉम द रेवेन्यू सरप्लस बिफोर द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी and minority interest are calculated in such surplus. Second point, deduct the bonus share amount from the cost of acquiring control that is goodwill or
increase the paid up share capital held by holding company in the shares of the subsidiary company. एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपका ऐड कर देंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा, एट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ bonus amount to the minority interest. तो इसके लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। A Limited acquired 2000 equity shares of ₹100 each in B Limited on 31st March 2012. The summarized balance sheets of the two companies as on 31st March 2013 were as follows. On liability side, you have equity share capital 8 lakh and 2,50,000, reserves 3 lakh and 50,000, surplus 1 lakh, 1 lakh, creditors 2 lakh and 50,000 for B Limited. On the asset side, we have fixed assets 7 lakh and 2,50,000 for B Limited, current assets 4 lakh and 2 lakh, 2,000 shares in B Limited at cost 3 lakh rupees. B Limited had a credit balance of rupees 50,000 in the reserves and 20,000 in surplus when A Limited acquired shares in B Limited. B Limited issued bonus shares in the ratio of 1 for every 5 shares held out of the profits earned during 2012-13. देखिए ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसने जो बोनस शेयर्स इशू किए हैं वो कहाँ से इशू किए हैं, इशूड ड्यूरिंग 2012-13 out of profits earned during 2012-13, that means out of post acquisition profits. This is not shown in the above balance sheet of B Limited. Prepare a consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary B Limited on 31st March 2013 giving all necessary workings. तो हम इस क्वेश्चन को ज़रा शुरू करते हैं। आपको पता ही है 3 चीज़ें बनेंगी, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर बी लिमिटेड। तो शुरू करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले तो रेशियो निकालिए, होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं आपकी सब्सिडरी कंपनी में। देखिए 2000 शेयर्स इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, कितना 3 लाख रुपीज़ के एक्वायर कर रखे हैं। तो हमारे पास हैं 2000 शेयर्स आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स, 2,50,000 है टोटल एंड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स टोटल शेयर्स कितने हैं 2500। सो आउट ऑफ 2500 शेयर्स 2000 शेयर्स हमारे पास हैं। तो कितना हो गया 80% होल्डिंग हमारे पास है और आउटसाइडर्स के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं 20%। इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख की है माइनस शेयर कैपिटल 2,50,000 की है जिसमें से 80% हिस्सा हमारा है 2 लाख रुपीस एंड बचा हुआ 50,000 किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। शेयर कैपिटल 50,000। अच्छा और क्या चाहिए यहाँ पे, हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स चाहिए और बोनस की एडजस्टमेंट करनी है। वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से मिलेगी। प्री, पोस्ट एंड टोटल। पोस्ट में हमारे पास एक तो रिजर्व्स हैं या नहीं है, रिजर्व्स हैं 50,000। ओके, रिजर्व्स हैं एक तो हमारे पास और दूसरा हमारे पास है सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस।
तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। रिजर्व्स 50,000 एंड सरप्लस 1 लाख। ओके, रिजर्व्स 50,000 एंड सरप्लस 1 लाख। बिगनिंग में कितना बैलेंस था, अब ये देखते हैं। बी लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द रिजर्व्स एंड 20,000 इन द सरप्लस व्हेन ए लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो कितना बैलेंस था बिगनिंग में? बिगनिंग में बैलेंस था 50,000 एंड 20,000। तो रिजर्व्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया। सरप्लस के अंदर चेंज आया आपका 80,000 का। 70,000। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप था बोनस इशू के अंदर, बोनस को जितना भी बोनस पे किया है उसको आप माइनस करोगे किस में से, सरप्लस के अंदर से। कितना का बोनस पे किया है अब ये देखिए। बी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 for every 5 shares held out of profits earned during 2012-13। तो कितना बोनस इशू किया, 1 for every 5 शेयर्स। 2,50,000 की इसकी शेयर कैपिटल है, मल्टी बाय 1/5 इज इक्वल टू 50,000 का इसने बोनस इशू किया है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका माइनस करेंगे बोनस इशू को सरप्लस में से। कितना, 50,000 यहाँ से आपने माइनस कर दिया। दिस इज 30,000 एंड 70,000। अब इस 50,000 का क्या करोगे, दो जगह पे जाएगा। एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर होल्डिंग का जितना भी हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा, और आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर माइनॉरिटी का हिस्सा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग का हिस्सा है 80% और माइनॉरिटी का हिस्सा है 20%। 70,000 का 56,000, 14,000, 24,000 एंड 6,000। तो देखिए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, माइनस हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसको क्या करोगे, ऐड करोगे पोस्ट प्रॉफिट्स एज पोस्ट प्रॉफिट्स इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी के जो भी सरप्लस है वो प्लस आपका पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस कितना, 24,000, दोनों ऐड होके आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखेंगे, और ये जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 20,000। तो बोनस इशू कितना जाएगा, माइनस बोनस, टोटल दिया 50,000 जिसमें होल्डिंग का हिस्सा है 80%। तो 40,000 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बोनस का कितना हिस्सा जाएगा, बोनस इशू 10,000 माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना, ये हमने अभी निकाला है 56,000। 56,000 ये आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा यहाँ से 4,000, और प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है, 20,000 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट यू आर गेटिंग, 80,000। ठीक है, तो ये आपने बोनस एडजस्टमेंट देखी कि बोनस एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे जब बोनस सब्सिडरी कंपनी आपका इशू करती है और आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारे पास वो है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। तो देखिए, जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ही रखी है, तो जब भी सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या डिविडेंड रेमिट करेगी तो होल्डिंग कंपनी को उसका शेयर भी रिसीव होगा। ठीक है, तो जब रिसीव होगा इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड, तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट को होल्डिंग कंपनी डेबिट कर देगी क्योंकि वो डिविडेंड रिसीव कर रही है। बट दिक्कत यहाँ ये आती है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। डेबिट तो हमें पता चल गया कि आपने बैंक अकाउंट को कर दिया होल्डिंग कंपनी ने, क्रेडिट कौन से अकाउंट को किया जाएगा। अब किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड कौन से सोर्स से पे किया है। मतलब
क्या डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से पे हुआ है या डिविडेंड आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से पे हुआ है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़ें देखेंगे? पहला कि जो पेमेंट करी है डिविडेंड की, इट इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। दूसरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड completely out of post acquisition profits. Out of post acquisition profits. और तीसरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड partly out of pre-acquisition profits and partly out of post-acquisition profits. Partly out of pre-acquisition profits and partly out of post-acquisition profits. तो एक एक का अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड कम्प्लीटली आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स पे किया है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको जो ट्रीट किया जाता है, दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल गेन फॉर दी होल्डिंग कंपनी। और इसको कहाँ क्रेडिट करते हो? दिस इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट। Credited to investment in shares of subsidiary company account. ठीक है, इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा? जैसे ही आप क्रेडिट करोगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट को, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी। एंड अल्टीमेट इफेक्ट ये आएगा कि अगर गुडविल का अमाउंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से, गुडविल का अमाउंट अगर आ रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से, तो क्या होगा, वो गुडविल रिड्यूस हो जाएगी। और अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो जब भी हमने बात करी इट इज़ अ कैपिटल गेन एंड इट वुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट, इसका मतलब ये है कि सच डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। आपको पता है कि आपको इसे क्रेडिट करना है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम आपको दी होगी, सच डिविडेंड्स आर यूजुअली फाउंड टू बी रॉन्गली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्रेडिट करने की बजाय क्या करती है होल्डिंग कंपनी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अगर ऐसी गलती कर रखी है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे। और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल अकाउंट। तो ये तो ट्रीटमेंट था जब सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से करी। अब हम दूसरा देखते हैं कि जब सब्सिडरी कंपनी पेमेंट करती है कंप्लीटली आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो अगर पूरे के पूरे डिविडेंड्स पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से पे किए हैं, देन इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम फॉर द होल्डिंग कंपनी। और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? दिस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। And this is available as dividend. This is available
as divisible profits to the shareholders of the holding company. अब तीसरा केस आता है, now the payment of dividend is partly out of pre-acquisition profits and partly out of post-acquisition profits. तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होंगे उसको आप कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करोगे, जैसा हमने पहले इस केस के अंदर किया वैसे ही दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स, और डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो है या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है उसे आप रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करोगे, जैसा हमने सेकंड केस में इसको देखा। सेम प्रोसीजर आपका फॉलो होगा इस केस के अंदर भी। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल बात करी कि कैसे करेंगे हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। A Limited acquired 75% of shares in B Limited, whose share capital consisted of 40,000 equity shares of rupees 100 each on 30th June 2012 at the rate of rupees 200 per share. On the latter date, B Limited paid a dividend at the rate of 30% on face value of shares for 2011, and in June 2013 it paid a dividend of 20% for 2012. तो शेयर कैपिटल कितनी है बी लिमिटेड की, 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। शेयर कैपिटल है रुपीज 40 lakhs, ठीक है। ऑन 30th जून 2012 इन्वेस्टमेंट बाय ए लिमिटेड कितने में, इन्वेस्टमेंट बाय ए लिमिटेड 75% शेयर्स इन्होंने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 200 पर शेयर। तो कितने रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी, 60 lakhs रुपीस की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। अब डिविडेंड दिया बी लिमिटेड ने, तो पहले डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड बाय बी लिमिटेड दैट इज कौन सी डेट पे दिया है, ऑन 30th जून 2012 को डिविडेंड दिया है, ऑन 30th जून 2012। कितना डिविडेंड दिया है, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 30% का डिविडेंड दिया है। तो ये जो 30% का डिविडेंड दिया है जून 2012 में, ये कौन से ईयर के लिए दिया है, 2011 के लिए ये डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी के लिए ये डिविडेंड क्या हो गया, ये हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और किस नेचर में होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड सोर्स है इसका प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और इसका नेचर क्या है, दिस इज इन दी कैपिटल नेचर। तो इसके लिए एंट्री क्या करेगा ए लिमिटेड, एंट्री टू बी मेड बाय ए लिमिटेड, कैपिटल नेचर का है राइट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। कितने से करोगे ये एंट्री, देखो टोटल आपका कितनी थी कैपिटल, 40 lakhs की कैपिटल थी, उसके ऊपर 30% का डिविडेंड दिया, जिसमें से शेयर कितना था बी लिमिटेड का, 75%। तो ये एंट्री होगी आपकी 9 लाख रुपीज से। तो ये तो हमने पहले डिविडेंड की बात की जो 30th जून 2012 को दिया था। अब हम दूसरे डिविडेंड की बात करते हैं। दूसरा डिविडेंड कब दिया है, बी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 30% ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर 2011, इसकी हमने बात कर ली। एंड इन जून 2013 इट पेड अ डिविडेंड ऑफ 20% फॉर 2012। जून 2013 में जो डिविडेंड दिया है वो दिया है किसके लिए, 2012 के लिए। सो फॉर डिविडेंड paid in June 2013 for 2012। तो 2012 में कितने के लिए देखो कितना पीरियड कवर होगा इसके अंदर, आपका 1 जनवरी 2012 टू
31 दिसंबर 2012 का पीरियड कवर होगा। ए लिमिटेड ने शेयर्स कब एक्वायर किए? एक्वायर्ड शेयर्स ऑन, किस डेट पे एक्वायर किए थे? 30 जून 2012। तो देख के ही पता चल रहा है कि 6 महीने का जो डिविडेंड है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्री एक्विजिशन पीरियड, और बाकी के 6 महीने का जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो दिया है वो कितना दिया होगा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, ठीक है, 40 लाख की शेयर कैपिटल थी, उसके 20% का टोटल डिविडेंड पे किया है, कितना? 8 लाख। और उस 8 लाख के अंदर होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है? दैट इज ए लिमिटेड्स शेयर इन डिविडेंड 75%, क्योंकि उसके पास 75% ही शेयर्स हैं। तो 8 लाख का 75% दैट इज 6 लाख जो है, इसमें किसका हिस्सा है? ए लिमिटेड का हिस्सा है, जिसमें से हाफ मतलब 3 लाख जो है दैट बिलोंग्स टू द प्री पीरियड, और बाकी का 3 लाख जो है वो किससे रिलेट करता है? वो आपका पोस्ट पीरियड से रिलेट करता है। तो इसके लिए होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री करेगी? दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट ₹6 lakh to investment in shares of B Limited. This is related to the pre-acquisition period. Investment in shares of B Limited, ये एंट्री की जाएगी 3 लाख रुपीस से। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किससे? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाले डिविडेंड से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से डिविडेंड का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से दिख रही होगी होल्डिंग कंपनी के बुक्स में? देखिए, इन्वेस्ट कितना किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से दिखेगी? अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 60 लाख रुपीस, ठीक। और हमने कितने से आप रिड्यूस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड? देखिए, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको एक तो 3 लाख रुपीस का है यहाँ पे, और दूसरा 9 लाख रुपीस का, तो टोटल 12 लाख रुपीस का क्या था आपका? प्री एक्विजिशन डिविडेंड था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ए लिमिटेड की बी लिमिटेड में वो कितनी आएगी? 48 लाख रुपीस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होके 60 लाख से कितनी रह जाएगी? 48 लाख रुपीस रह जाएगी। ये हमने ट्रीटमेंट देखा डिविडेंड का कैसे किया जाएगा होल्डिंग कंपनी की बुक्स में। आइए अब हम हमारी सबसे आसान एडजस्टमेंट पे आते हैं, जो है गुडविल इन दी बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि गुडविल सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, राइट। तो उस केस में क्या करोगे? गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जितनी भी गुडविल है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर ऐड कर दी जाती है अलॉन्ग विद द गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसका सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट है कि गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी is added to cost of control along with goodwill of holding company. तो ये एडजस्टमेंट थी गुडविल सब्सिडरी कंपनी की, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही है उसकी।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम टेकअप करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड। तो अब देखिए कि अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट दिख रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो करंट ईयर्स प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का, उसके अंदर प्रपोज्ड डिविडेंड के अमाउंट को ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे हम अब तक निकालते आए हैं ठीक वैसे ही निकालेंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो शेयर है उसको माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट माइनस उसमें कर देंगे। और अलग से इसे कहाँ दिखाया जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंडर इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के हेड में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करते हैं प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या आप चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी this is added to current year's profits of subsidiary company। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थर्ड स्टेप में डिडक्ट फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट its share in proposed dividend। एंड लास्ट में इसको दिखाएंगे कहाँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, शो इट एज अ सेपरेट आइटम in consolidated balance sheet under current liabilities short term provisions। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड एंड बर्ड लिमिटेड एज ऑन 31st March 2013। Credits: fully paid equity shares of rupees 1 each, 3 lakh for Black Limited and 1,80,000 for Bird Limited. General reserve, surplus, provision for depreciation on fixed assets, 6% debentures, proposed dividend. 30,000 Black Limited ने propose कर रखा है dividend और 18,000 Bird Limited ने propose कर रखा है। Debenture interest accrued creditors. On the debit side you have fixed assets at cost, 1,35,000 equity shares in Bird Limited at cost. तो ब्लैक लिमिटेड ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बर्ड लिमिटेड के अंदर, 1,35,000 शेयर्स बर्ड लिमिटेड के खरीद रखे हैं। 6% डिवेंचर्स ऑफ बर्ड लिमिटेड एंड करंट एसेट्स। यू असर्टेन द फॉलोइंग, Black Limited acquired the shares in Bird Limited on 31st March 2012. The general reserves of Bird Limited was same on 31st March 2012. The balance of the profit and loss statement of Bird Limited is made up as follows. Balance as on 31st March 2012, 28,000. Net profit for the year ended 31st March 2013, 34,400. 62,400 is the total and less the provisions for proposed dividends, 18,000। और ये बैलेंस आपका दिखाई दे रहा है 44,400 का। तो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है। इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। तो देखिए आपने स्टेप्स क्या लिखे थे। सबसे पहला स्टेप लिखा था कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज एडेड टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ पे दिख रहे होते हैं, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं आपके एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो तीन चीज़ें बनाएंगे सेम उसी पैटर्न में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स।
बर्ड लिमिटेड। तो सबसे पहले तो ये निकालिए कि होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है आपका बर्ड लिमिटेड के अंदर। 1,35,000 शेयर्स इसने एक्वायर कर रखे हैं और टोटल शेयर्स कितने हैं बर्ड लिमिटेड के? 1,80,000 शेयर्स हैं, क्योंकि एक शेयर ₹1 का है। तो निकालते हैं, सबसे पहले होल्डिंग निकालते हैं। 1,35,000 शेयर्स हैं ब्लैक लिमिटेड के पास, आउट ऑफ टोटल 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 75% होल्डिंग किसकी है? ब्लैक लिमिटेड की। बाकी 25% होल्डिंग है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। इन्वेस्टमेंट कितनी? 2,25,000 माइनस शेयर कैपिटल 1,80,000 का 75%। $1,35,000 ही आएगा। एंड यहाँ पे शेयर कैपिटल 45,000। अब इससे आगे तो हम बढ़ नहीं सकते जब तक एओपी ना बनाए, तो आ जाइए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। जनरल रिजर्व है 40,000, सरप्लस है 44,400 और ब्रेकअप किस तरीके से आपको दे रखा है? बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2000, बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012 28,000, ईयर का प्रॉफिट है 34,400 और जिसमें से प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट हुआ है कितना? 18,000। पेमेंट नहीं हुआ है, प्रपोज कर रखा है डिविडेंड 18,000 का। आइए तो बनाना इसको हम शुरू करते हैं। प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड एंड टोटल। एक तो जनरल रिजर्व है हमारे पास और दूसरा है सरप्लस। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, ये है 31/3/2012 एंड 31/3/2013। तो जनरल रिजर्व का एंड में बैलेंस आपका है 40,000 और कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपकी नहीं है। तो बिगनिंग में भी बैलेंस कितना रहा होगा इसका जनरल रिजर्व का? 40,000 ही रहा होगा। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अमाउंट जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया है। बात करते हैं सरप्लस की। सरप्लस वॉज ऑन 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि इस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर्स को एक्वायर किया था। 28,000 और एंड का बैलेंस है 44,400। एंड का बैलेंस है 44,400। तो कितना सरप्लस? 16,400। तो प्रपोज डिविडेंड के ट्रीटमेंट में पहला स्टेप था आपका ऐड द प्रपोज्ड डिविडेंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। प्रपोज डिविडेंड हैं कितने? बैलेंस शीट में कितने से दिख रहे हैं प्रपोज डिविडेंड्स आपके? 18,000 रुपीज़ से बर्ड लिमिटेड दैट इज सब्सिडरी कंपनी के डिविडेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ऐड कर देते हैं यहाँ पे 18,000। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमें हिस्सा निकालना पड़ेगा, कितना होल्डिंग कंपनी का और कितना इसमें से सब्सिडरी कंपनी का। 75% होल्डिंग का और 25% सब्सिडरी का। 51,000, 17,000, 25,800 एंड 8,600। ये कितना आ रहा है टोटल इसका? 25,600। ये कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर माइनस हो जाएगा। ये होल्डिंग कंपनी के सरप्लस के साथ ऐड हो जाएगा एज पोस्ट प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसको दिखाओगे। तो आइए, प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी 25,600 and pre-acquisition profits 51,000।
तो पहले 2 स्टेप्स तो हो गए हमारे। तीसरे स्टेप में बोला था डिडक्ट फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट इट्स शेयर इन प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड टोटल है 18,000 का, जिसमें माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है 25%, दैट इज 4,500। इसको कहाँ से डिडक्ट करेंगे 4,500 को? माइनॉरिटी इंटरेस्ट से हम डिडक्ट कर देंगे। तो कीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड 18,000 का 25% जितना माइनॉरिटी का हिस्सा है उतना ही प्रपोज डिविडेंड आप यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट 66,100 और ये निकल के आ जाएगी आपकी गुडविल 39,000। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट था आपका प्रपोज्ड डिविडेंड का। अब बात आती है ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है इसको आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखाया जाएगा। देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड ब्लैक लिमिटेड का है 30,000, बर्ड लिमिटेड का है 18,000, जिसमें से हमने माइनॉरिटी का हिस्सा निकाला 4,500। द प्रपोज्ड डिविडेंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंडर दिखाया जाता है। ठीक है, इन ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहाँ पे आप इसको दिखाओगे? करंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ में भी कहाँ पे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर। और आप इसको कैसे दिखाओगे? आप इसको दिखाओगे कि प्रपोज्ड डिविडेंड है और प्रपोज्ड डिविडेंड ब्लैक लिमिटेड का है 30,000 एंड बर्ड लिमिटेड का सिर्फ माइनॉरिटी का हिस्सा यहाँ पे दिखाया जाएगा। कितना? 4,500। टोटल 34,500 से प्रपोज डिविडेंड आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। तो ये हमने ट्रीटमेंट देखा प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड, और जब इसका बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट आपका दिखाई दे रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड का बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट नहीं दिख रहा, मतलब कि देर इज़ अ प्रपोजल टू डू सो, देर इज़ अ प्रपोजल टू गिव डिविडेंड, बट अभी तक आपने प्रॉफिट्स में से, सरप्लस में से पैसा अप्रोप्रिएट नहीं किया है और आपकी बैलेंस शीट में ये आइटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे? देखिए प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं हो रखा तो आप यहाँ पे भी ऐड बैक नहीं करेंगे। जो प्रपोज डिविडेंड आपने ईओपी के अंदर ऐड बैक किया था ये ऐड बैक नहीं होगा। बाकी का ट्रीटमेंट सेम चलेगा। बाकी का क्या ट्रीटमेंट है? बाकी का तो कुछ और ट्रीटमेंट है ही नहीं, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड को आपको माइनॉरिटी का शेयर माइनस कर देना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हुए। तो इतना ही ट्रीटमेंट आएगा जब प्रपोज्ड डिविडेंड को सरप्लस में से माइनस नहीं कर रखा। तो ये हमने एक और एडजस्टमेंट अपनी कंप्लीट करी प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड। देखिए अब इस चैप्टर में गिनती की 2-3 छोटी छोटी एडजस्टमेंट बची हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो उन्हीं में से एक एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट करी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? सबसे पहले तो आप उसको ऐड करोगे, ऐड टू दी बैलेंस ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, ईयर्स प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। सेकेंड स्टेप में होल्डिंग कंपनी शेयर is deducted from consolidated profit. ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस नहीं किया, ये आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर से माइनस कर रहे हो। एंड थर्ड, माइनॉरिटी शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस एडजस्टमेंट में आपको इतना ही करना है। इंटरिम डिविडेंड अगर सब्सिडरी कंपनी ने पे किया है तो सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे सब्सिडरी कंपनी के। होल्डिंग कंपनी का जितना भी शेयर है उस इंटरिम डिविडेंड के अंदर वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, और माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से हम माइनस कर देंगे।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो जितना भी अमाउंट अनक्लेम्ड डिविडेंड का सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रहा है, उसको आप क्या करोगे, पूरा का पूरा अमाउंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ आप ऐड कर दोगे इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसका इतना ही ट्रीटमेंट है, दिस इज एडेड इन फुल, पूरा अमाउंट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम आते हैं इस चैप्टर की लास्ट एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, तो इनकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये आइटम्स अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो ये किस नेचर में है, ये आपके कैपिटल लॉसेस के नेचर में है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हुए इनको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर कैसे करेंगे अब हम ये देखते हैं। ये है क्या, सबसे पहले ये तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, discount on issue of shares and debentures, underwriting commission, etc. करेंगे क्या इसका, सबसे पहले तो ये हैं क्या, दीज आर ऑल कैपिटल लॉसेस। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, in proportionate losses, is added to cost of control. एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करेंगे, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन सच लॉसेस is deducted from minority interest. तो इसके साथ हमारी ये एडजस्टमेंट्स होल्डिंग कंपनी की ख़त्म होती हैं। यही हमारी टोटल एडजस्टमेंट्स थी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आपका ये लॉसेस अपीयर नहीं करेंगे, दीज लॉसेस विल नॉट अपीयर। तो टोटल इतनी ही आपकी एडजस्टमेंट्स थी। अब हम ज़रा इन्हीं एडजस्टमेंट्स के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड के एडजस्टमेंट को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st March 2013. Share capital 6 lakh of H Limited, 2 lakh S Limited, general reserve, surplus, creditors and unclaimed dividends of the subsidiary company are rupees 5,000. On the debit side, you have machinery, furniture, 70% shares in S Limited at cost 2,60,000. Stock, debtors, bank, preliminary expenses S Limited के हैं 6,000. Bills receivable आपको दे रखा है। H Limited acquired the shares of S Limited on 30th June 2012. On 1st April 2012, S Limited's general reserve and profit and loss account stood at rupees 60,000 and rupees 20,000 respectively. No part of preliminary expenses was written off during the year ended 31st March 2013. तो देखिए शेयर्स किस डेट पे एक्वायर किए, 30th जून 2012। आपको बैलेंस जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कब दे रखा है, 1 अप्रैल 2012। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन में हम टाइम एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो आइए तीन चीज़ें हमको बनानी है, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड तीसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, एओपी। किसका, सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड का। ठीक है,
तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी के। 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट, इसने तो साफ साफ ही बता दिया, हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। 70% होल्डिंग के पास है, 30% मतलब माइनॉरिटी के पास है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, 2,60,000 माइनस शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा, 2 लाख का 70%, दैट इज 1,40,000 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा, 60,000। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। आइए, एस लिमिटेड का बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2013 और शेयर्स एक्वायर किए हैं 30 जून 2012 को। बैलेंस हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2012 का। दोनों चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व भी और सरप्लस भी। प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड एंड टोटल। पोस्ट के अंदर दो चीज़ें, एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा सरप्लस। सिमिलरली जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये कौन सी डेट है, आपको बैलेंस कौन सी डेट का दे रखा है, 1 अप्रैल 2012 का। शेयर्स किस दिन एक्वायर किए थे, 30 जून 2012 को। 3 महीने का प्री पीरियड है एंड आपका बाकी 9 मंथ्स का पोस्ट पीरियड है। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2013। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बिगनिंग में कितना बैलेंस है, एस लिमिटेड जनरल रिजर्व 60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 20,000। तो 60,000 बैलेंस जनरल रिजर्व का, 20,000 सरप्लस का। एंड का बैलेंस देखते हैं कितना कितना है हमारे पास, 70,000 जनरल रिजर्व का और 50,000 सरप्लस का। 70,000 एंड 50,000। तो ये 10,000 का चेंज जनरल रिजर्व में आया और सरप्लस में चेंज आया 30,000 का। 10,000 एंड 80,000। टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस जो है सेम डेट पे गिवन नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर टाइम एडजस्टमेंट होगी। ये 30,000 जो सरप्लस आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे साल का है, पर इस 30,000 में से 3 महीने का तो प्री एक्विजिशन पीरियड का सरप्लस है, उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और प्री पीरियड के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली जनरल रिजर्व के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, 3 मंथ्स का जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ से हटाना पड़ेगा और प्री पीरियड के अंदर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 2500 हम यहाँ से हटा देंगे और ऐड कर देंगे प्री पीरियड के अंदर। सिमिलरली 7,500 यहाँ से हम हटा देंगे और इसे कहाँ ऐड कर देंगे, प्री पीरियड के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। 90,000, 7,500, 22,500। होल्डिंग का हिस्सा कितना, 70%, माइनॉरिटी का हिस्सा कितना, 30%। 63,000, 27,000, 5250, 2250, 15750 एंड 6750। टोटल माइनॉरिटी कितना है, 36,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 63,000 माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 63,000। प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कितने आए थे हमारे, 36,000। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। पहला अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड से रिलेटेड हमने क्या बात की थी, जब भी सब्सिडरी कंपनी का अनक्लेम्ड डिविडेंड गिवन होगा उस पूरे के पूरे अमाउंट को आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर दोगे। तो आइए करते हैं इसको ऐड हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अनक्लेम्ड डिविडेंड कितना,
आपका 5000 आप ऐड कर देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। दूसरा आइटम हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात करी थी। कैपिटल लॉसेस होते हैं, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। एक तो होल्डिंग कंपनी का प्रोपोर्शनेट लॉस जो है वो ऐड कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो भी शेयर है इस लॉस के अंदर वो हम माइनस करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर। 6000 टोटल है, जिसमें से 70% हिस्सा होल्डिंग का है, 4200 इसको ऐड करना है। और यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है। कितना? 6000 का 30% हिस्सा जो है वो किसका है? आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, 1800। सो दिस विल गिव यू दी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और ये यहाँ से निकल के आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल यहाँ से निकल के आ रहा है आपका। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। बाकी के लिए आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना ही सकते हैं, जैसे अब तक हम देखते आए हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा आपकी कौन सी एडजस्टमेंट्स के ऊपर? अनक्लेम्ड डिविडेंड और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पे आपका होल्डिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है।